As the Aam Aadmi Party unveils its plans to go national, one of the most high-profile electoral contests is likely to be in the political heartland of Uttar Pradesh, where Aam Aadmi Party leader Kumar Vishwas has now declared that he is not going to actually go home till the elections. He's taking on Rahul Gandhi. That's right, he's leading the troops in an attempt to breach the Gandhi-Nehru fortress in Amethi. Is that possible, or has Kumar Vishwas bitten off more than he can chew? आपने हमसे कहा कि तुम्हारी औकात है तो अमेठी में घुस के दिखाओ। हम खड़े हैं अमेठी में, हम मरे या जिए, हम जिंदा जाए या हमारी लाश जाए, हम अमेठी से जाने वाले नहीं हैं, हम यही रहने वाले हैं। देश पुकार रहा है, अब साथ आ जाओ। कुछ नहीं रखा इन खानदानों में। सांसद का काम ये नहीं है कि वो दलित के घर खाना खाए। मुझे बताना अगर सहमत हो। सांसद का काम यह है कि रात को अपने घर बैठकर जब खाना खाए तो इस बात की चिंता करे कि सभी दलित भाइयों ने खाना खा लिया होगा या नहीं खा लिया होगा, उनको खाना मिल गया होगा कि नहीं। आवाज दो। मैं कतरा होके भी तूफान से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। Let's go straight across now to Kumar Vishwas, who's joining us. As we said, he's parked himself in Amethi and he's saying he's not leaving till the elections are over. Kumar Vishwas ji, Buck Stops here में आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अमेठी क्यों? आपके जो क्रिटिक्स हैं, आपके जो ऑपोजिशंस हैं, अपोनेंट्स हैं, वो शायद कहेंगे कि भाई आपको शायद लगा कि राहुल गांधी के खिलाफ आप लड़ेंगे तो मीडिया अटेंशन ऑटोमेटिकली आएगी। अगर आप उन क्रिटिक्स को बताना चाहें, लोगों को बताना चाहें कि आपने अमेठी को अपना बेस क्यों बनाया, तो आप क्या बोलेंगे? इसके दो उत्तर हैं। आपने दो सवाल पूछे बरखा जी। पहली बात तो कि मुझे मीडिया अटेंशन मिलेगी, अगर ये मेरे आलोचक कह रहे हैं तो मैं उनकी सूचना के लिए बता दूं कि अन्ना आंदोलन में आने से पहले भी मैं युवाओं में उतना ही लोकप्रिय था। मेरी कविताएं कोई दीवाना कहता है उतनी डाउनलोड होती थी, सबसे ज्यादा सुपरहिट थी वो यूट्यूब पर, जिन कविताओं को काट काट कर आजकल दुष्प्रचार का साधन दोनों पार्टियां बनाई हुई हैं। इसलिए इस प्रकार की लोकप्रियता लेनी, जिसमें दिल्ली की किसी भी सुरक्षित सी सीट, चाहे कपिल सिब्बल जी के सामने हो चाहे संदीप दीक्षित, उसको छोड़कर मैं अमेठी में आऊं, ये इस प्रकार की लोकप्रियता लेनी तो शायद उनकी समझ में आती होगी कैसे लोकप्रियता होता है। दूसरा, अमेठी क्यों? सवाल ये होना चाहिए कि 67 साल के लोकतंत्र में कन्नौज में अगर डिंपल यादव लड़ती हैं, जिनका कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है, तो उनके सामने भाजपा का उम्मीदवार क्यों नहीं? उनके सामने कांग्रेस का उम्मीदवार क्यों नहीं? पूछने गए हम भाजपाइयों से कि भाई आपने क्यों नहीं उतारा? बोले साहब हमारे प्रत्याशी की ट्रेन छूट गई थी। सवाल यह होना चाहिए कि विदिशा में अगर सुषमा स्वराज जी नामांकन भरती हैं तो कांग्रेस का उम्मीदवार अपने पर्चे कैसे भूल आता है? सूचना यह होनी चाहिए कि समाजवाद के नाम पर हम नहीं उतारेंगे कन्नौज में, हम नहीं उतारेंगे इटावा में, आप मत उतारना रायबरेली में। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है? सारी पार्टियों की। सपा बता रहे हैं ना, आप सपा ने कैंडिडेट नहीं खड़ा करता। सपा इसलिए नहीं खड़ा करती कि आपके युवराज को हम जिता देंगे, हमारे युवराज को आप जिता देना, आपकी बहू को हम जिता देंगे, हमारी बहुओं को आप जिता देना। तो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को इन्होंने खानदानी क्लब बना लिया है कि हमारे वंशों से लोग आएंगे और अब तुम रहो। इसलिए इस वंशवाद, चूंकि वंशवाद भ्रष्टाचार की पहली सीढ़ी है। जब हम तय कर लेते हैं कि मुझे इतना कमाना है कि अब मेरा बेटा भी खा सके और इतना कमाना है कि पोता भी खा सके, यहां से वंशवाद और भ्रष्टाचार प्रारंभ होता है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि 10 साल, अभी में तो 2-3 दिन हुए हैं मुझे यहां पर, मैं देख रहा हूं 2 दिन से कि 10 साल में 55,000 करोड़ की योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से अमेठी में लागू हुई, लेकिन अमेठी में सड़कें नहीं है, केवल 20% सड़कें हैं। 10 साल में इतना सारा आपका काम हो जाना चाहिए था, लेकिन अमेठी में लोग कह रहे हैं कि बिजली आती तो है पर 8-10 घंटे आती है साहब। तो यहां जो हालात है अमेठी के गांव में, वो प्राकृतिक रूप से चुनौती देने लायक हैं। ये जो राजनेताओं के अंदर का कौशल खत्म हो गया है, ये जो उन्होंने बना लिया है कि रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ, आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें। जब आपकी सरकार चलेगी तो हम रंजन भट्टाचार्य पे चुप रहेंगे, जब हमारी सरकार आएगी तो आप रॉबर्ट वाड्रा पर मत बोलना। हमने इस कंफर्ट की पॉलिटिक्स को थोड़ा सा परेशान किया है, थोड़ा सा हिलाया है। इसी सवाल को पूछने के लिए मैं आया हूं। लेकिन जो कल किया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुझे झंडे दिखाए और कहा कुमार विश्वास वापस जाओ, तो मुझे आश्चर्य है कि अमेठी कोई इंडिपेंडेंट देश हो गया है जहां आने के लिए मुझे वीजा मांगना पड़ेगा या पासपोर्ट बनाना पड़ेगा
या बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं तो उम्मीद करता हूं कि रायबरेली में भी चुनौती मिलेगी उनको निश्चित रूप से। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जिन लोगों ने आपकी रैली पर आपको काले झंडे दिखाए, जिन लोगों ने आप पर इंक फेंकी, अंडे फेंके, आप क्या ये सबूत के साथ कह सकते हैं कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, उनमें से एक बच्चा जिसने ईंट फेंकी उसे मैं रोक कर मिला, देखा मैंने। 14 साल का बच्चा था, पैर में चप्पल नहीं थी, एक स्वेटर नहीं था, फेंक कर चला गया। उसके बाद जहां चौक पर मेरे साथ जहां लोग खड़े हुए थे, जिनकी तरह मैं देख के मुस्कुराए, भी हाथ भी लाए, उनके हाथ में बाकायदा टीवी कैमरा ने कवर करे, उनके हाथ में कांग्रेस के झंडे थे। जो रिक्शे जिन पर वो लोग आए हुए थे, बैठे हुए थे नारे लगाने वाले, उन रिक्शों पर झंडे लगे हुए थे। और आप देखिए बार बार बयान, बेनी बाबू कह रहे हैं कि जोकर क्या लड़ेगा। मुझे बताइए बरखा जी, जोकर कोई खराब आदमी होता है? चार्ली चैपलिन को आपने पढ़ा होगा, जिस दिन उसके घर में सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई उस दिन उसने सबसे खूबसूरत फिल्म शूट की, द ग्रेट डिक्टेटर, लोगों को हंसाया। जोकर बड़ा ईमानदार होता है, उसके घर में कुछ भी हो जाए फिर भी वो पैसा लेता है, लोगों को हंसाता है। वो कोयला थोड़ी खाता है, वो देश थोड़ी खाता है। जोकर इन द पैक, कुमार जी, जोकर इन द पैक तो अगर ताश की गेम हो तो जिता भी सकता है। नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो जो भी कहें, जोकर कहें, आज प्रमोद तिवारी जी ने गधा कहा, उससे पहले सलमान खुर्शीद जी ने नाली का कीड़ा कहा, शीला दीक्षित जी ने मानसून पेस्ट कहा। मैं तो खुश हूं कि जोकर में मेरा प्रमोशन तो हुआ, पहले तो मैं कीड़ा मकोड़ा ही था। तो एक आम आदमी के सामान्य सवालों को आप इतना अंकार कैसे कर सकते हैं? अच्छा चलिए, आप तो देश की सबसे बड़ी जर्नलिस्ट हैं, मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी जी से कहता हूं, मैं एक प्रत्याशी हो रहा हूं आपके यहां से। क्या एक प्रत्याशी को अधिकार नहीं है कि वो आपसे किसी मुकाम पर बैठकर बहस कर सके अमेठी के बारे में, राष्ट्रीय नीतियों के बारे में, सीरिया के बारे में, पाकिस्तान पे आपका क्या कॉल है? मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, वो एनडीटीवी के स्टूडियो आए, कांग्रेस मुख्यालय में मुझे बुला लें, अमेठी के किसी चौराहे पे आ जाएं, अपने समर्थकों के बीच आ जाएं, बस वो साथ में अपने अजय माकन साहब, जनार्दन द्विवेदी एंड कंपनी को ना लाएं। वो आए, बात करें, मैं भी बात कर लूंगा, वो भी बात कर लेंगे, लोग समझ लेंगे कि हमारी इन चीजों के बारे में समझ कितनी है, हम दोनों में क्या अंतर है, और मेरे अंदर कितना दर्द है और कंसर्न है, उनके अंदर कितना दर्द और कंसर्न है। राहुल गांधी के बारे में आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? आप उनके खिलाफ अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, बट एज अ वोटर, एज अ सिटीजन, अगर आपको उनकी असेसमेंट करनी हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं राहुल गांधी जी के बारे में बरखा जी केवल ये कहता हूं कि जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हूं, जब पूरी कांग्रेस ये कहती है कि हम उन्हें प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं, तो मुझे लगता है कि वो देश के उन 65% युवाओं का अपमान कर रहे हैं जो अपनी क्षमता और प्रतिभा के भरोसे यहां पहुंचे हैं। मैं केवल ये नहीं कह रहा कि किसी वंश में पैदा होने की वजह से आपको काम नहीं मिलना चाहिए। मैं आपके बारे में जानता हूं, आपकी माता सबसे पहली, आपकी मां सबसे पहली उन पत्रकारों में थी प्रिंट की में, जो दुर्गम मोर्चों पर गई थी, जो उस जमाने में ऐसी रिपोर्टिंग करती थी। पर आपने भी तो इतनी मेहनत की है, आप भी तो कारगिल गई हैं। मैं भी एक प्रोफेसर का बेटा हूं, मैं भी एक प्रोफेसर हुआ, लेकिन मेरे पिताजी को केवल मैनेजमेंट के सामने इंटरव्यू देने पे पद मिल गया। मुझे नेट भी करना पड़ा, यूनिवर्सिटी में भी टॉप भी करना पड़ा, उसके बाद इंटरव्यूज देने पड़े, रिटन चैप्टर देना पड़ा। तो देश के इतने सारे प्रतिभाशाली युवा, उन सबको आप पीछे छोड़ के अचानक एक व्यक्ति से कहते हैं जिसने एक सवाल नहीं पूछा लोकसभा में, एक सवाल अमेठी का, जिसकी प्रेजेंस मिनिमम है लोकसभा के अंदर। और मैं आखिरी सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपका ये शो बहुत देखा जाता है। देश के सारे बुद्धिजीवियों, देश के सारे चिंतकों, इसे हाइप मत समझिए। प्लीज ये सोचने की कोशिश करिए, अमेरिका के सर्जन जनरल ऑफ अमेरिका, प्रेसिडेंट ओबामा के डॉक्टर एक भारतीय बेटे हैं, भारत से पढ़ के गए, भारत में काम करते थे। यानी कि दुनिया के सारे बड़े डॉक्टर्स, दुनिया के सारे बड़े लोग हमारे बेटों की क्षमता और उनकी ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। लेकिन सोनिया जी को जरा सी बीमारी होती है तो अमेरिका चली जाती हैं। आप हमारे बेटों पर भरोसा नहीं करती, मैं आपके बेटे पर भरोसा करके हिंदुस्तान का स्वास्थ्य सौंप दूं। तो ये वंशवाद और ये कुतार की लड़ाई बंद होनी चाहिए। इसे ही चुनौती देने के लिए हम यहां उतर रहे हैं। बाकी अमेठी की जनता का निर्णय होगा कि वो इसी तरह लोग, जैसे आपने कहा कि वो एक कांग्रेस का फोर्ट है, जहां तक मुझे सूचना है 1947 में राजे, रजवाड़े, महाराज, किले, जागीर, जमींदार, ये सब विदा हो गए। उसके बाद भी अगर कहीं कुछ बचे हैं तो उम्मीद है कि इस बार अमेठी लोकतंत्र में आ जाएगी और आजाद हो जाएगी। मैं तो एक मेटाफर का इस्तेमाल कर रही थी, लिटरली बात नहीं कर रही थी। लेकिन आपसे पूछना चाहूंगी, आपने बात उठाई कि सोनिया गांधी अमेरिका क्यों जाती हैं अपना इलाज कराने के लिए। आपकी आलोचक कहेंगे कि कुमार विश्वास साहब, पॉलिटिक्स पर आप क्रिटिसाइज करें तो ठीक है, लेकिन किसी की बीमारी का इश्यू उठाना, ये क्या एक पर्सनल अटैक नहीं हुआ? तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है बरखा जी। मेरा केवल यह कहना है कि भारतीय बेटों की प्रतिभा या भारत में संसाधनों की कमी, दो ही तो इश्यू हो सकते हैं। पूज्य पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने तो भारत में इलाज कराया था, उनके साथ भी एक दिक्कत थी। मैं ये नहीं कह रहा, वो भी हमारी भी माँ जैसी है, मैं भी उनका आदर करता हूं। राहुल और मैं एक उम्र के हैं, दोनों 43 के हैं, मेरी भी माँ हो सकती है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में ऐसा अस्पताल नहीं बना जहां आपका इलाज नहीं हो सकता था, तो आपकी कमी है। 67 साल में से 60 साल आपने राज्य किया, या देश में इतने प्रतिभाशाली बेटे पैदा नहीं हुए जो आपका इलाज कर सकते, तो भी आपकी कमी है। ये तो गलत बात है। भारत के बेटे पैदा तो हुए हैं। अगर अमेरिका का सर्जन जनरल ऑफ अमेरिका बन सकता है हिंदुस्तान का लड़का, तो भारत में भी होगा ही, वो भारत का बेटा होगा।
तो ये कहीं ना कहीं हम पर असंशय है कि आप हम पर भरोसा नहीं करते। मान लीजिए और भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन मान लीजिए कि आपके परिवार में किसी को कोई सीरियस बीमारी हो जाए और आपको लगे कि जो बेटर मेडिकल हेल्प है वो देश के बाहर मिल सकती है, कोई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो सकता है, तो क्या आप भी बेस्ट मेडिकल ओपिनियन का इस्तेमाल नहीं करेंगे? बिल्कुल बरखा जी, लेकिन अगर मैंने इस देश में 60 साल राज्य किया होगा तो मैं भारत में ही इलाज कराऊंगा और मैं खुद पर लानत भेजूंगा कि हमने 60 साल राज्य किया, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिभाशाली लोगों के माध्यम से हम एक ऐसा अस्पताल नहीं बना पाए जहां दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मेडिकल सुविधा हो। 80 किलोमीटर का सिंगापुर कैसे बना लेता है? छोटा सा है। अमेरिका तो बहुत बड़ा है, मैं भी अमेरिका 10 बार गया हूंगा, वो तो चलो मैंने मान लिया कि विकसित हो गया। सिंगापुर तो छोटा सा है। दुबई कैसे बना लेता है जरा सी बगल में आपके? तो आपने भारत में क्यों नहीं बनाया? नहीं बनाया तो 60 साल में गलती आपकी थी, भुगतना आपको चाहिए। मैं बीमारी को पर्सनल इश्यू नहीं बना रहा, आप उसके पीछे का मोटिव समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, शायद आप समझ रही होंगी। मेरा कहना यह है कि आपने पार्लियामेंट को एक फैमिली क्लब बना लिया है और सबने अपने अपने परिवार बना लिए हैं। शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, मुलायम सिंह जी, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, आप श्रीमती इंदिरा गांधी, उससे पहले जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, जहां देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी में देख लीजिए, आप किसी पार्टी में देख लीजिए, एक खानदानों में हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन क्या राजनीति में वो इतने दीक्षित हुए हैं, इतना काम कर लिया है उन्होंने कि वो सीधे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? आपसे पूछूंगी कि आपने अपने भाषण में बोला कि राहुल गांधी दलित लोगों के घर में जाकर रात बिताते हैं, ये इतना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि कितने दलित परिवारों को खाना मिलता है, 2 वक्त की रोटी मिलती है। लेकिन कुमार विश्वास साहब, आज आप भी सुनीता कोहरी से मिले और वो एक ऐसी इंसान है जिनके साथ राहुल गांधी ने भी मुलाकात की। तो जी, आपके बारे में कहा जा सकता है कि कल तक तो आप कह रहे थे कि भाई ये घरों में जाना कैमरा लेके ये गलत बात है, आज आप भी उनमें से ही किसी को मिले जिसको राहुल गांधी भी जाके मिले, तो ऐसा क्यों? जी, मैं केवल एक कॉलेज में गया, छेड़ा में एक डिग्री कॉलेज है, वहां मुझे बुलाया गया था। रास्ते में जो स्थानीय मीडिया मेरे साथ था और स्थानीय कार्यकर्ता थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये घर देख रहे हैं गाड़ी रुकवा के? मैंने कहा बताइए, क्योंकि मीडिया आपका भी साथ था, एनआई साथ था। तो बोले ये उसी सुनीता का घर है जिसके घर में आग लगी थी। मुझे किस्सा पता भी नहीं था, मुझे तो कलावती पता था। मैंने कहा कलावती? बोले नहीं, दूसरी जगह थी, वो सुनीता है। तो मैं जानने के लिए गया कि मामला तो काफी बढ़ गया होगा, 2008 में रात बिताई थी, सोए थे, खाना खाया तो अब तो ठीक हो गया होगा। वहां गया तो उस महिला ने बताया रोकर के, भैया मुझे भैया बहन कहा था, मैं मिलने गई तो मिले नहीं और मेरी छत नहीं पड़ी है और मैं बहुत परेशान हूं। तो मैं तो किसी स्थिति में हूं नहीं बरखा जी, हम तो खुद चंदा लेके चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए हमने वहां कार्यकर्ताओं से कहा कि भाई ऐसा करो कि थोड़ा सा चंदा इकट्ठा करो, कम से कम एक एस्बेस्टस की सीट इस पर डाल दें, क्योंकि देश में हर गांव में सुनीता है, हर गली में ऐसी सुनीता है। सबकी छत तो हम डाल नहीं सकते, अभी ईश्वर ने कभी इस योग्य बनाया कि इस पर कोई कॉल ले पाए तो डाल लेंगे, लेकिन फिलहाल हम इतना तो कर सकते हैं कि सब मिलकर यहां तक आए तो ये डाल लें। इसलिए ना तो मैंने खाना खाया ना मैं रुका। मीडिया लेके मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि मीडिया वैसे ही फॉलो कर रहा है, क्योंकि जिस तरह की LIU और उस तरह की खबरें हैं कि फिर और विरोध प्रदर्शन करवा सकती है कांग्रेस या करा सकती है, तो मीडिया को भी लग रहा है कि कहीं कुछ मिलेगा। लेकिन सड़कों पर उत्साह है लोगों में, लोग गले मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है लोगों में बेचैनी बहुत है, लोग बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा शंका है, थोड़ा सा संकोच भी है। कुछ लोग कहते हैं कि भैया साथ हैं लेकिन आप समझ रहे हैं, तो इतना भय क्यों? आंदोलन से निकली हुई पार्टी के एक गढ़ में, जिसे आप गढ़ कह रही हैं अमेठी में, लोगों में इतना भय क्यों कि आपने पैदा कर रखा है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं? मैं आपके माध्यम से पुनः दोहरा रहा हूं, आप उनको एक बार बुला लीजिए, आप ये कॉल दे दीजिए अपने चैनल से, आप कहिएगा कि कुमार विश्वास कह रहा है कि भाई सामान्य आम आदमी हो, आपके यहाँ प्रत्याशी हो रहा हूं, एक बहस कर लेते हैं। आप बहुत व्यस्त हैं, आधा घंटा निकाल लेते हैं कांग्रेस दफ्तर में। पहले हमसे बात करें, फिर हम आपकी डिबेट करवाएंगे ना। अभी तक तो हम भी इंटरव्यू के इंतजार में ही बैठे हैं कुमार विश्वास साहब। अच्छा, आपसे पूछूंगी, कांग्रेस और बीजेपी वाले दोनों ही इशारों में कहते हैं कि कुमार विश्वास आज तो खूब जोरों के बोल रहे हैं, लेकिन एक जमाना था कि वो नरेंद्र मोदी के फैन थे। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं, एक तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप एक झूठ बोलिए उसे फिर मैनेज करने में बहुत वक्त लगता है। बरखा जी, मैंने 19 साल का सम्मेलन पढ़ा, मैं दुनिया के 20-30 मुल्कों में गया, यूट्यूब पे लाखों घंटों की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। इस आंदोलन में आने से पहले ये सारे नेता मेरे प्रशंसक थे, सारे मित्र थे, सब खुश होते थे। कोई दीवाना कहता है, पगली लड़की, जैम कहते थे, हीरा कहते थे, बड़ाइयां करते थे। और हर कार्यक्रम में कोई ना कोई मंत्री, मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होता ही है। ऐसे बहुत कवि सम्मेलन है जिसमें नरेंद्र भाई मोदी मुख्य अतिथि रहे, और मैं अकेला कवि हूं जिसको सुनने के लिए रात 3-3, 4-4 बजे तक बैठे। तो अगर आप किसी जगह गए हैं, वहां एक मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, तो आप उसकी प्रशंसा करेंगे, यही तो कहेंगे कि आप अच्छे लोकप्रिय नेता हैं, और लोकप्रिय हो और अच्छा काम करें। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। हम जन्मदिन पर सबके कहते हैं कि भगवान आपको 100 वर्ष की आयु दे, हम सभी से कहते हैं। तो उनके जन्मदिन के पहले या एक दिन पहले कोई कवि सम्मेलन अहमदाबाद में था, मैंने वहां बोला, लेकिन याद भाजपा को बहुत देर से आया।
2005 का मेरा कवि सम्मेलन जिसमें सरदारों के ऊपर कुछ चुटकुले थे, वो सिखों तक पहुंचाने का याद बहुत देर से आया। लेकिन बड़ी अच्छी नूरा कुश्ती है कि मेरा वीडियो एडिट करके चलाता तो बीजेपी का हैंडल है, फिर उसे कांग्रेस कर लेती है, फिर दूसरी पार्टी बढ़ा देती है। तो मैं तीनों पार्टियों से पूछता हूं, मेरे कवि सम्मेलन में बोली गई कविताएं आपका चुनाव का मुद्दा है या कोई और मुद्दा है? अगर ये मुद्दा है तो चलो कविताओं पर बात कर लेते हैं कि आपको कितनी आती है, मुझे कितनी आती है। मैं तो एक सामान्य से कवि हूं और मैं इस बात को स्वीकार करने में मेरे को कोई हर्ज नहीं है कि मैंने नरेंद्र मोदी की इस पार्टी के गठन और इस आंदोलन से पहले प्रशंसा की है, क्योंकि मेरे को ज्यादा पता भी नहीं था कि लोकायुक्त कमजोर क्या है, पूरे देश को ही पता नहीं था। लोकपाल मजबूत क्या, आप लोगों को पता था क्योंकि आप वो काम कर रहे थे। पर आज मैं कह सकता हूं, और मैंने उनसे कहा, मैं मिला था अभी आखिरी बार पे हमारी अचानक मुलाकात हुई थी, तब भी मैंने उनसे कहा था कि भाई साहब आपको एक मजबूत लोकायुक्त बनाना चाहिए और जिन लोगों के खिलाफ आपके हाईकोर्ट में जांच है उनको हाईकोर्ट जांच करानी चाहिए, उन्हें अपने मंत्रिमंडल से निकालना चाहिए। जो दागी सांसद आपके यहाँ हैं उनको विदा करना चाहिए, जो टोल बूथ पे बंदूक निकाल लेते। इसमें क्या गलत बात है? इसमें कौन सा ऐसा मेरा काम हो गया कि मैंने कोई बहुत गलत काम कर दिया? जो लोग कहते हैं कि आम आदमी पार्टी में कुछ आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है, या कि एक तरफ प्रशांत भूषण के अपने व्यूज हैं, बड़े पुराने व्यूज हैं जम्मू और कश्मीर या नक्सलवाद को लेकर, एक तरफ आपके व्यू हैं, आपने कहा कि ठीक है एक जमाना था मोदी साहब मुझे पसंद थे लेकिन मुझे बाद में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आई, तो एक मैं भी उन्हें पसंद हूं। हाँ, आप भी उनको पसंद है, चलिए माना। लेकिन ये एक आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन कि आप राइट ऑफ सेंटर हैं, आप लेफ्ट ऑफ सेंटर हैं। जब लोकपाल की मूवमेंट शुरू हुई तो बहुत से जो कार्यकर्ता थे या बहुत से जो लोग सपोर्टर्स समर्थक थे वो आरएसएस के भी लोग वहां शामिल थे। आपने भी बाबा रामदेव के साथ जब एजिटेशन हुआ आप भी उनके साथ जुड़े थे, तब एक मिक्स्ड ग्रुप था। अब आप आम आदमी पार्टी को लेफ्ट मानेंगे या राइट मानेंगे? देखिए बरखा जी, एक तो बड़ी दिक्कत है कि हमारी पार्टियों की इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि मैं थोड़ा सा राष्ट्रवादी सोच का आदमी हूं, देश के दूसरे तरीके से सोचता हूं और इसमें कोई इंकार करने का मेरे को कोई कारण भी नजर नहीं आता। और प्रशांत थोड़ा सा लेफ्टिस्ट सोचते, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जितना स्नेह प्रशांत मुझसे करते हैं मैं उनके उतना आदर करता हूं। जब हमारा चुनाव हुआ मैंने 123 रैली करी। जिस दिन चुनाव का कैंपेन खत्म हुआ मैं लौटा था ऑफिस में, मेरा गला बैठा हुआ था, बहुत थका हुआ था और मुझे प्रशांत ने ऑफिस में देखा और गले लगाकर लगभग 2-3 मिनट तक मेरी पीठ सहलाई और कहा वेल डन, बहुत मेहनत की तुमने। मैं प्रशांत की उस मेहनत की इज्जत करता हूं जब आज से 6 साल पहले वो 2G के लुटेरों से लड़ रहे थे, जब आज वो गोचर भूमि से लड़ रहे हैं, गौ माता की भूमि के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या वोल्टेयर का स्टेटमेंट सत्य नहीं होना चाहिए कि मैं आपसे असहमत हो सकता हूं पर आपको अपनी बात कहने का अवसर मिले, इसके लिए मैं अपनी गर्दन कटा सकता हूं। तो प्रशांत से आप सहमत असहमत हो सकते हैं लेकिन आप अलग अलग कैसे हो सकते हैं? हमारा कॉमन एजेंडा है देश की खुशहाली, हमारा कॉमन एजेंडा है कि देश से भ्रष्टाचार मुक्त हो, हमारा कॉमन एजेंडा है कि वंशवाद समाप्त हो, हमारा कॉमन एजेंडा समरसता आए, अमीर गरीब का ऐसा खेल ना हो कि कुछ घरानों में कुछ खानदानों में लोग बाग जब्त हो जाएं, सबके पास सब पहुंचे। तो इसलिए अगर हम अलग अलग सोच के दो लोग उस पार्टी में हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अरविंद मध्यम मार्गी है, उसको जो कुछ सही लगता है, जो कुछ सही समझता है उस तरह से एक्ट कर लेता है। तो ये तो इंटरनल डेमोक्रेसी की शुरुआत हो रही है और इसको मेरे ख्याल से सभी को सराहना चाहिए। चलिए, अरविंद इज द सेंटर दैट होल्ड्स द लेफ्ट एंड द राइट ऑफ द आम आदमी पार्टी टुगेदर। कुमार विश्वास, अंत में क्योंकि आप कवि हैं, आपने कविताओं की बात की, तो अगर आज आपको कोई कविता कोट करनी हो जो कि आज का जो माहौल है भारत में पॉलिटिकल चेंज का समाप्त करना हो, तो आप किस कविता को आप लोगों के सामने रखेंगे? मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं, जिन्होंने भी 10 साल में कभी ये सोचा हो कि इस देश में पुअर गवर्नेंस के पीछे कहीं ना कहीं इस देश के दूसरे शक्तिशाली व्यक्ति राहुल गांधी भी हैं, उनकी साइलेंस भी है, उनकी इग्नोरेंस भी है, उनका एटीट्यूड भी है। जो सब भी ये सोच रहे हो, मेरी इस लड़ाई को इस तरह लें कि ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। मैं कतरा होके भी, मैं बहुत छोटा आदमी हूं बरखा जी, एक अध्यापक के घर पैदा हुआ, एक मध्यम वर्गीय गरीबी में पला बड़ा, 100 रुपए से कवि सम्मेलन पढ़ने शुरू किए, अपनी मेहनत जैसी भी थी, प्रतिभा थी, यहां तक पहुंचा हूं। मैं किसी वंश की वजह से यहां तक नहीं पहुंचा हूं। ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इसी बात पे दुनिया से जंग जारी है। मैं कतरा होके भी तूफा से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। Kumar Vishwas, you have taken on the bastion of the Gandhis. Thank you very much. It's made the election that much more interesting. It's definitely a watershed election. Thank you so much for joining us on the Buck Stop. Thank you, Barka. Thank you, Barka. And that's it on the program tonight. As our special election programming kicks off, we'll see you tomorrow night at 9 p.m. from the entire team. Thanks for watching. Goodbye.